गांव में अब एक भी पुरुष नहीं बचा था। वहां सिर्फ महिलाएं रहती थीं। कई साल बाद एक दिन एक आदमी गांव में आता है। वो बहुत सुंदर होता है। जैसे ही जवान महिलाएं उसे देखती हैं, उनके दिल में प्यार की भावना जाग जाती है। इतने सालों बाद किसी पुरुष को देखकर वे दिन रात उसके बारे में सोचने लगती हैं। अब सवाल ये है कि वो आदमी किसे चुनेगा। यहीं से कहानी शुरू होती है। फिल्म की शुरुआत घोड़ों की तेज दौड़ की आवाज से होती है। सैनिक फ्रांस के एक छोटे से गांव में घुस आते हैं। बिना कोई कारण बताए वे गांव के सभी पुरुषों को पकड़ लेते हैं। सभी पुरुषों को गांव के बीच में इकट्ठा किया जाता है। महिलाएं और बच्चे रोते हैं, हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, लेकिन सैनिक किसी की नहीं सुनते। एक आदमी विरोध करता है और उसे वहीं गोली मार दी जाती है। इसके बाद सैनिक बाकी सभी पुरुषों को अपने साथ ले जाते हैं। ये देखकर रोज अपने मरे हुए मंगेतर के पास दौड़ती है और उसके शरीर से लिपटकर रोने लगती है। रात होने पर सभी महिलाएं और बच्चे एक घर में इकट्ठा हो जाते हैं। अब उन्हें एक दूसरे का ही सहारा होता है। वे सोचती हैं कि पुरुषों के साथ क्या हुआ होगा। शायद उन्हें जेल में रखा गया है, या शायद एक दिन वे वापस आ जाएं। वे एक दूसरे को हिम्मत देने की कोशिश करती हैं। वायलेट नाम की एक लड़की अपनी मां मारिन के पास जाती है, जो खाने का इंतजाम कर रही होती है। वायलेट रोज के बारे में पूछती है। मां बताती हैं कि रोज पूरे दिन कमरे से बाहर नहीं निकली। वायलेट उसके लिए खाना लेकर जाती है। कमरे में जाकर वो देखती है कि रोज चुपचाप बिस्तर पर पड़ी है, बहुत उदास है। वायलेट कुछ नहीं कहती, बस उसे गले लगा लेती है। अगले दिन गांव की एक बूढ़ी महिला वायलेट से बात करती है। वो देखती है कि वायलेट अब पहले जैसी खुश नहीं रही। वो पूछती है कि क्या वायलेट का कोई प्रेमी था जिसे सैनिक ले गए हों। वायलेट मना कर देती है। बूढ़ी महिला उसे आराम करने और अच्छे सपने देखने की सलाह देती है। फिर वो बाकी महिलाओं के साथ खेतों में काम करने चली जाती है, जबकि वायलेट घर पर ही रहती है। तभी अचानक गोलियों की आवाज सुनाई देती है। सब लोग डर जाते हैं। बूढ़ी महिला तुरंत वायलेट के पास दौड़ती है, ये सोचकर कि कहीं सैनिकों ने रोज को नुकसान न पहुंचाया हो। ये सुनते ही वायलेट रोज को देखने के लिए दौड़ पड़ती है। वो रोज के घर पहुंचती है, लेकिन रोज वहां नहीं मिलती। बाहर ढूंढते हुए वो देखती है कि रोज मैदान में खड़ी है। उसने सफेद कपड़े पहने हैं और वो चुपचाप अपनी जलती हुई शादी की पोशाक को देख रही है। ये देखकर वायलेट को गांव के पुरुषों की चिंता होने लगती है। उस रात वायलेट चुपके से गांव छोड़ देती है और जंगल के रास्ते चल पड़ती है। चलते चलते सुबह हो जाती है। आगे बढ़ते समय उसे एक पुल पर सैनिक दिख जाते हैं, तो वो तुरंत छिप जाती है। अब आगे जाने का कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो वापस गांव लौट आती है। वो एंडामो के घर जाकर दरवाजा खटखटाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। काफी देर इंतजार करने के बाद वो लौटने लगती है। थोड़ा आगे जाकर वो एक बहुत डरावनी बात देखती है। एंडामो अब तक वापस नहीं आया था। ये देखकर वायलेट बहुत डर जाती है। वो रोते हुए घर भागती है और अपनी माँ को सब कुछ बता देती है। अगले दिन वायलेट की माँ और गांव की बाकी महिलाएं खेत देखने जाती हैं और तय करती हैं कि अब फसल काटनी चाहिए। तेज धूप में सब लोग काम करने लगते हैं। वायलेट भी खेत में काम करती है। गर्मी बहुत ज्यादा होती है और महिलाएं और बच्चे जल्दी थक जाते हैं। कुछ लोग पेड़ों की छांव में बैठ जाते हैं और बच्चे और कुछ लड़कियां नदी की ओर चली जाती हैं। बच्चों के खेलते समय वायलेट अपने भविष्य के बारे में बात करती है। वो पूछती है कि अगर पुरुष कभी वापस ना आए तो क्या होगा। ये सवाल सबको परेशान कर देता है और सब चुप हो जाते हैं। तभी अचानक चर्च की घंटी बार बार बजने लगती है। घंटी बजाने वाली महिला जोर जोर से रो रही होती है। धीरे धीरे गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जब घंटी बंद होती है तो लोगों के दिल डर से भर जाते हैं। समय बीतता रहता है और सर्दी आ जाती है। वायलेट अपने छोटे भाई के साथ काम करती है और अपने पिता के बारे में बताती है। वो कहती है कि उसके पिता बहुत समझदार थे और उन्होंने उसे पढ़ना लिखना सिखाया था। इसी वजह से वो गांव की अकेली लड़की है जो पढ़ लिख सकती है। वो अपने भाई से भी पढ़ाई करने को कहती है, लेकिन वो नहीं मानता। एक दिन काम खत्म होने के बाद वायलेट और रोज साथ बैठती है। रोज बताती है कि उन बुरे दिनों में वो उस आदमी के बारे में सोचती रहती है जिसके बारे में उन्होंने पिछली गर्मियों में बात की थी। जब वो उसके बारे में सोचती है तो उसे अपने मरे हुए मंगेतर की याद भी नहीं आती। वायलेट चुपचाप सुनती रहती है और सोचती है कि प्यार कैसा एहसास होता होगा। धीरे धीरे कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन दोपहर को जब वायलेट और बाकी महिलाएं सेब तोड़ रही होती हैं, तो वायलेट पहाड़ी पर खड़े एक आदमी को देखती है। सब लोग उसकी ओर देखने लगते हैं। वो आदमी गांव का नहीं होता। थोड़ी देर बाद महिलाएं फिर से काम में लग जाती हैं, क्योंकि वे जानती हैं कि किसी अनजान आदमी के पास तुरंत नहीं जाना चाहिए। फिर भी सबके दिल में ये उम्मीद होती है कि वो आदमी सिर्फ रास्ते से गुजरने वाला नहीं है। वायलेट भले ही अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है, लेकिन वो पूरी तरह सतर्क रहती है। वो आदमी के कदमों की आवाज़ सुनती है। वो उसे शांति से नमस्ते करता है और वायलेट भी जवाब देती है। वो आदमी बताता है कि वो लोहार है और पूछता है कि क्या वो रात के लिए कहीं रुक सकता है। ये सुनकर वायलेट चौंक जाती है। वो चुपचाप गांव की बूढ़ी महिला की ओर देखती है। जब बूढ़ी महिला हाँ में सिर हिलाती है तो वायलेट उस आदमी को अपने साथ चलने को कहती है। रास्ते में वायलेट बहुत घबराई रहती है और ठीक से चल भी नहीं पाती।
वो आदमी बहुत सभ्य और अच्छे स्वभाव का होता है। धीरे धीरे वायलेट को थोड़ा हौसला मिलता है। उसे पता चलता है कि वो घाटी के एक खेत से आया है और अक्सर खलिहान में ही सोता है। जब वायलेट उसे बताती है कि वो उसके लिए घर खोल देगी तो वो हैरान हो जाता है। उस आदमी का नाम जीन होता है। घर पहुंचते ही वायलेट उसके सोने का इंतजाम करती है और उसे फल और पानी देती है। वायलेट की दयालुता से जीन बहुत खुश होता है। बदले में मदद करने के लिए जीन पूछता है कि क्या गांव में किसी घोड़े या गधे को नाल लगाने की जरूरत है। वायलेट हाँ कहती है तो जीन कहता है कि उस जानवर की देखभाल करने वाले को बुला दे। ये सुनकर वायलेट चुप हो जाती है। उसने इस पल के बारे में बहुत सोचा था, लेकिन उसे ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं थी। जाने से पहले वो जीन से कहती है कि अगर वो मदद करना चाहता है तो अगले दिन फसल काटने में हाथ बटा सकता है। जैसे ही वायलेट बाहर आती है, गांव की महिलाएं उसे घेर उष्टी करती हैं कि वो आदमी कौन है। वायलेट कोई साफ जवाब नहीं देती। उसकी माँ चाहती है कि वायलेट उस आदमी के साथ थोड़ा समय बिताए ताकि उसे बेहतर जाना जा सके, लेकिन गांव की बूढ़ी महिला उन्हें रोक देती है। वो नहीं चाहती कि किसी अनजान आदमी की वजह से वायलेट किसी परेशानी में पड़े। उस रात मेहमान के लिए खाना बनाने की जिम्मेदारी वायलेट को दी जाती है। मैरी रसोई में उसकी मदद कर रही होती है। उसी समय वायलेट का छोटा भाई खुशी खुशी आता है और बताता है कि वो जीन से बात कर चुका है। जब वायलेट जीन के लिए खाना लेकर उसके कमरे में जाती है तो घर बिल्कुल शांत होता है। वो ऊपर जाकर देखती है कि जीन गहरी नींद में सो रहा है। उसके बैग के पास बंदूक का हैंडल बाहर दिख रहा होता है। उस पल वायलेट कुछ भी नहीं कह पाती। अगले दिन जीन खेतों में काम करने लगता है। उसकी मदद से फसल जल्दी कट जाती है। वायलेट देखती है कि महिलाओं का व्यवहार बदलने लगा है। वे ज्यादा सलीके से रहने लगी हैं और अपने कपड़ों का भी ध्यान रखने लगी हैं। काम खत्म होने के बाद सब लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। जीन महिलाओं की मेहनत और ताकत की तारीफ करता है। सभी महिलाएं उसकी बात मान लेती हैं, लेकिन मारिन नहीं। वो कहती है कि उन्हें तारीफ नहीं, बस मदद चाहिए। ये सुनते ही सब चुप हो जाते हैं। जीन कहता है कि तारीफ और मदद दोनों साथ हो सकती हैं। कोई उसे फल देता है, लेकिन वो शालीनता से मना करके फिर काम में लग जाता है। माँ की बात से नाराज होकर वायलेट वहां से चली जाती है। एक पेड़ के नीचे रोज उसके पास आती है और कहती है कि लगता है जीन वायलेट को पसंद करता है। वायलेट इस पर यकीन नहीं करती। रोज कहती है कि जीन वही आदमी है जिसके बारे में वो हमेशा सपने देखती थी। उसकी बातों में जलन नहीं होती। वायलेट खुद भी नहीं जानती कि वो क्या महसूस कर रही है। वो बस इतना कहती है कि जीन में कुछ अजीब है और वो उम्र में बड़ा भी है। अगले दिन दोपहर जब वायलेट जीन के लिए खाना लेकर जाती है तो वो उसे किताब पढ़ते हुए देखती है। अब वायलेट उससे खुलकर बात करने लगती है। वो जानना चाहती है कि जीन असल में कहाँ से आया है, लेकिन जीन साफ जवाब नहीं देता। लगता है जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। वो सिर्फ इतना कहता है कि वो लोहार है और उसे जगह जगह जाने की अनुमति है। वो उसे कुछ कागज दिखाता है। उन्हें पढ़कर वायलेट हैरान हो जाती है। यहीं से उनकी बातें गहरी हो जाती हैं। पहली बार वे सच में खुलकर बात करते हैं। जीन खुश होकर अपनी किताब वायलेट को दे देता है। अब जीन वायलेट को सिर्फ एक अच्छी लड़की नहीं, बल्कि समझदार और सोचने वाली इंसान मानने लगता है। उस रात मारिन चुपचाप अपनी बेटी को वोल्टेयर की कविताएं पढ़ते हुए देखती है। उसे नहीं पता कि वायलेट क्या सोच रही है, लेकिन उसका मन बेचैन हो जाता है। उसे किताब से ज्यादा अपनी बेटी और जीन के बीच बढ़ती नजदीकी की चिंता होती है। अगले दिन जीन और वायलेट नदी से साथ साथ गांव लौटते हैं। अब किताबें उनकी बातचीत का सहारा बन जाती हैं। वायलेट के पास उसके पिता की कई किताबें हैं। वो उन्हें दे नहीं सकती, लेकिन जीन को पढ़कर सुना सकती है। यह सुनकर जीन खुश हो जाता है। रोज वायलेट से कहती है कि फसल की कटाई लगभग पूरी हो चुकी है और अगर कुछ नहीं हुआ तो जीन गांव छोड़ देगा। वो वायलेट पर कुछ करने का दबाव डालती है और बताती है कि कुछ महिलाएं कह रही हैं कि वायलेट जीन को आकर्षित नहीं कर पाएगी। अगले दिन वायलेट जीन को कई महिलाओं से बात करते हुए देखती है। उसे लगता है कि अब उसे कुछ करना ही होगा। उस दोपहर जब वायलेट विक्टर ह्यूगो की कविताएं पढ़ रही होती है, जीन धीरे से उसकी उंगलियां पकड़ लेता है। वायलेट घबरा जाती है, लेकिन पढ़ती रहती है। जब जीन उसकी गर्दन को चूमता है तो वो रुक जाती है और उसकी ओर मुड़ती है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और कमरे में चले जाते हैं, जहां वे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। सुबह होते ही वायलेट चुपचाप अपने घर लौट आती है। मारिन कुछ नहीं कहती। बाल ठीक करने के बाद वायलेट खिड़की के पास जाती है और साफ पानी से भरे कटोरे में अपना चेहरा देखती है। उसे लगता है जैसे वो खुद को पहचान ही नहीं पा रही हो। खेतों में रोज वायलेट और जीन को साथ देखकर रोज चुपचाप मुस्कुरा देती है। उसकी आंखों में जलन नहीं, बल्कि एक शांत सी स्वीकार्यता होती है। उस रात वायलेट हमेशा की तरह जीन के लिए खाना लाती है, लेकिन अब उनके बीच पहले से ज्यादा अपनापन होता है। अगले दिन वे अपने रिश्ते को छिपाने की कोशिश भी नहीं करते, मानो उनके लिए दुनिया में और कोई हो ही नहीं। उन्हें यह महसूस नहीं होता कि गांव की महिलाएं सब देख रही हैं। एक रात जीन इंसानों की कभी न खत्म होने वाली इच्छाओं पर कविता पढ़ता है। प्यार, ताकत, घर, खाना और सुख सुविधा।
कविता बताती है कि ये इच्छाएं एक ऐसे गहरे गड्ढे जैसी हैं जिनका कोई अंत नहीं। आखिर में वो सादा और शांत जीवन की अहमियत बताती है। अगले दिन कपड़े धोते समय वायलेट को दूसरी लड़कियों की नज़रें चुभने लगती हैं। वे जलन में उसे पुराने नियम की याद दिलाती हैं कि जीन किसी एक का नहीं बल्कि सबका है। ये सुनकर वायलेट नाराज हो जाती है। ये वही लड़कियां हैं जिनके साथ वो बड़ी हुई है और अब वही उसकी खुशी छीनना चाहती हैं। वो साफ कह देती है, अगर जीन चाहिए तो आकर खुद ले जाओ। रोज कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी नाराजगी दिखती है। परेशान होकर वायलेट अकेले रहने के लिए जंगल की ओर चली जाती है। जीन उसके पीछे आता है और मैदान में उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। वायलेट उसे पूरी सच्चाई बता देती है। गांव की महिलाएं बच्चे चाहती हैं और इसलिए हर आने जाने वाले पुरुष से रिश्ता बना लेती हैं। ये सुनकर जीन को बहुत बुरा लगता है। उसे लगता है कि उनके लिए वो इंसान नहीं, बस एक ज़रूरत है। वो सवाल करता है कि अगर उनके पति वापस आ गए तो क्या होगा। वायलेट की बातें जीन को संतुष्ट नहीं कर पाती। वो बस इतना कहता है, तुम मुझे नहीं जानती, और चला जाता है। शाम को रोज और दो दूसरी महिलाएं जीन के घर आती हैं। वे वायलेट को टूटा और उदास पाती हैं। उसी सच की वजह से जीन चला गया है। फिर भी महिलाओं को यकीन है कि जीन वापस आएगा। रात को वायलेट जीन के बिस्तर पर बैठकर उसके कागज देखती है। उसे लगता है कि जीन कुछ छिपा रहा है। ये साफ नहीं होता कि वो सच में लोहार है या वो कहाँ से आया है। अगले दिन वायलेट फिर उसके लिए खाना लेकर जाती है। जीन शांत रहता है और अपना फैसला बताता है। वो कहता है कि वो दूसरी महिलाओं के साथ भी वही रिश्ता रखेगा जैसा वायलेट के साथ था। ये सुनकर वायलेट पूरी तरह टूट जाती है। उसे समझ आ जाता है कि जीन गांव में रहने के बदले खुद को महिलाओं के हवाले करना चाहता है। उसके कुछ कहने से पहले ही वायलेट वहां से चली जाती है। चर्च के अंदर वायलेट और रोज धीमे स्वर में बात करती हैं। वायलेट बताती है कि वो अपने बचे हुए दिन जीन के साथ बिताएगी, भले ही जीन दूसरी महिलाओं के साथ भी रहेगा। रोज वायलेट को धन्यवाद देती है और कहती है कि उसे भरोसा है कि वायलेट अब भी जीन को समझा सकती है। नदी के पास वायलेट खुद को शांत करने की कोशिश करती है। जब वो पानी से बाहर आती है तो जीन वहीं खड़ा होता है। उन दोनों के बीच अब भी अपनापन है, लेकिन उसी दिन बाद में वायलेट देखती है कि जीन दूसरी महिलाओं से हंस बोल रहा है। उसमें प्यार नहीं, सिर्फ दिखावा है। रात को वायलेट एक डरावने सपने से जाग जाती है। वो डर के मारे जीन के घर चली जाती है। जीन उसे गले लगा लेता है और वे साथ रात बिताते हैं। अगले दिन रोज कहती है कि वो जीन से बच्चा चाहती है, चाहे इससे वायलेट को दर्द ही क्यों न हो। वायलेट जीन से सच्चाई जानना चाहती है। जीन बताता है कि उसे जिंदा रहने के लिए शैनन की जरूरत है। अगर वो पकड़ा गया तो उसे देश छोड़कर भागना पड़ेगा, लेकिन वायलेट की वजह से ही वो अब तक गांव में रुका हुआ है। थोड़ी देर बाद माहौल हल्का हो जाता है। अगले दिन एक बुजुर्ग महिला वायलेट को बताती है कि वो गर्भवती है। ये सुनकर वायलेट खुश होती है, लेकिन डर भी लगता है कि जीन क्या सोचेगा। जब वायलेट ये बात जीन को बताती है तो वो बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है कि अगर वो गांव छोड़ेगा तो वायलेट को भी अपने साथ ले जाएगा। अगले दिन अल्जीरिया के कैंप से दो आदमी, ईडन और मैक्सिम, गांव आते हैं। वे बताते हैं कि कुछ पुरुष लौट रहे हैं, लेकिन कुछ कभी नहीं लौटेंगे। वायलेट के पिता भी उन्हीं में से हैं। ये सुनते ही मारिन सदमे में बेहोश हो जाती है। जीन देखता है कि लोग उसे शक की नज़र से देख रहे हैं और उसे समझ आ जाता है कि अब उसे यहाँ से जाना होगा। रोज वायलेट और वो बुजुर्ग महिला फैसला करती हैं कि जिन बच्चों का जन्म पुरुषों की गैर मौजूदगी में हुआ है उनकी रक्षा की जाएगी और जीन का राज छुपाया जाएगा। वायलेट साफ कह देती है कि अगर जीन जाएगा तो वो भी उसके साथ जाएगी। उस रात वायलेट अपना सामान बांधती है, लेकिन तभी उसे अपने भाई की आवाज़ सुनाई देती है। वो जीन के घर जाती है, लेकिन वहां सिर्फ एक चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी में जीन लिखता है कि उसका भविष्य साफ नहीं है, लेकिन वो वायलेट को लिखता रहेगा। वो उससे गांव में ही रहने और सुरक्षित जगह पर बच्चे को जन्म देने को कहता है। सुबह हो जाती है। वायलेट उसे पकड़ने की उम्मीद में दौड़ती है, लेकिन जीन तब तक जा चुका होता है और इस तरह सूरज उगने से पहले ही जीन चला जाता है। पीछे रह जाती है वायलेट, यादों, सवालों और अधूरे प्यार के साथ। जो रिश्ता उम्मीद बनकर आया था वही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बन गया। कुछ प्यार साथ रहने के लिए नहीं, बल्कि इंसान को बदलने के लिए आते हैं।